एसआरओसीडी की नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका स्वागत है। 1933 में रामन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संचालक डायरेक्टर के रूप में बेंगलोर आए। उनके आने के बाद शीघ्र ही टाटा इंस्टीट्यूट स्फटिक के अध्ययन केंद्र के रूप में विख्यात हो गई। वहाँ किसी द्रव में अति सूक्ष्म लहरों से प्रकाश की किरणों का विश्लेषण प्रोफेसर रामन और नगेंद्र नाथ ने अत्यंत सुंदर और रोचक ढंग से समझाकर बताया। बाद में यही रामन नाथ सिद्धांत के रूप में प्रचलित हो गया। रामन की दिनचर्या। प्रोफेसर रामन प्रातः जल्दी उठते थे और घूमने जाया करते थे। प्रभात में आकाश की छाया में ऊंचे ऊंचे हरे वृक्षों का मनोहरी दृश्य उन्हें बहुत लुभाता था। घूमकर लौटने के बाद प्रातः 6 बजे वे अपने कक्ष में पहुंच जाते थे, जहां सुबह 9 बजे तक शोध कार्य में लगे अपने छात्रों के साथ उनके शोध पत्रों संबंधी चर्चा में व्यस्त रहते। सुबह 10 बजे वे डायरेक्टर के कार्यालय में पहुंच जाते। ऑफिस का कार्य समाप्त होने के बाद वे अपनी प्रयोगशाला में लौटते और रात्रि 8:30 बजे तक शोध कार्य में लगे रहते। वे प्रति सप्ताह 2 या 3 सेमिनारों परिसंवादों का आयोजन करते। इन अवसरों पर उनके सभी सहयोगी एकत्र आकर शोध कार्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते। प्रोफेसर रामन का आत्मविश्वास बड़ा दृढ़ था और यही आत्मविश्वास उन्होंने अपने छात्रों में जगाया। प्रोफेसर रामन अपने छात्रों का कुशल क्षेम जानने को सदा आतुर रहते थे। वे इंस्टीट्यूट छोड़कर कई अन्यत्र चले गए हों, उन्हें कोई कठिनाई होती तो प्रोफेसर रामन उस कठिनाई को दूर करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करते। छात्रों के किसी भी संकट में मदद हेतु वे आगे रहते। एक बार टाटा इंस्टीट्यूट में एक पद पर भर्ती के लिए आयोजित इंटरव्यू में एक ऐसा छात्र आया जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। उस छात्र से उन्होंने पूछा, क्या ऐसी कोई वैज्ञानिक समस्या है जिसे तुम हल करना चाहते हो? इस प्रश्न का समाधान कारक कोई उत्तर वह छात्र नहीं दे सका। वह शारीरिक दृष्टि से भी दुर्बल था। प्रोफेसर रामन ने उसे सलाह दी, देखो, शोध कार्य बड़ा विचित्र है। उसमें सफलता मिलने पर अपार हर्ष होता है, किंतु यदि असफलता हाथ लगी तो गहरी निराशा होती है। हर्ष और निराशा दोनों के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। अतः तुम्हें पहले खेलकूद और व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ हष्ट-पुष्ट बनाना चाहिए। भारत में वैज्ञानिक शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोफेसर रामन ने 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की। उसी वर्ष से अकादमी की कार्यवाही नामक एक वैज्ञानिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया गया। अकादमी के कार्य विस्तार हेतु मैसूर सरकार ने 24 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी। उनकी यह आंतरिक इच्छा थी कि एक ऐसा वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किया जाए जो भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा के अनुकूल हो तथा जहां देश के हर कोने में रहने वाला प्रतिभावान छात्र ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज का कार्य कर सके। उन्होंने बेंगलोर के निकट हेबाड़ में शोध केंद्र की स्थापना कर अपनी वह इच्छा साकार की। इस केंद्र की स्थापना के लिए उन्होंने सरकार से कोई मदद नहीं मांगी, बल्कि अपनी सारी वैयक्तिक संपत्ति इस केंद्र के लिए दान में दे दी। अकादमी की कार्यकारिणी ने इस केंद्र का नामकरण रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से किया। उन्होंने ध्वनि, प्रकाश, चट्टानों, पक्षियों, कीड़ों, तितलियों, रत्नों, समुद्री सीपों, फूलों, वातावरण, मौसम, दृष्टि एवं श्रवण रचना संबंधी वैज्ञानिक शोध किए। इस प्रकार उनका अध्ययन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों यथा भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र और शरीर विज्ञान तक व्याप्त था। इनमें ध्वनि और रंगों के प्रति सर्वाधिक आकर्षित हुए।
एक बार तो वे बाजार में विभिन्न रंगों की साड़ियां खरीदने भी गए। प्रोफेसर रामन ने अनेक किस्म के बहुमूल्य पत्थरों को संग्रहित किया, जिनमें सैकड़ों ऐसे रेतीले पत्थर भी थे जो प्रकाश से पिघल जाते थे। ज्वालामुखी के दौरान लावा उगलने वाले पत्थरों के अलावा हीरे, लाल मणि और नीलमणि भी उनके संग्रह में शामिल थे। हीरो का गहन अध्ययन करने के बाद प्रोफेसर रामन ने उसकी अनेक विशेषताओं की व्याख्या की। प्रोफेसर रामन को विभिन्न रंगों के फूलों से बड़ी चाह थी, इसीलिए उन्होंने फूलों के विभिन्न पौधे लगाए थे। वे फूलों की परख करने, पुष्प प्रदर्शन देखने जाया करते थे। अकादमी के वार्षिक अधिवेशन में प्रोफेसर रामन अपनी नई वैज्ञानिक खोजों की घोषणा किया करते। भारत सरकार द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने का श्रेय भी प्रोफेसर रामन को मिला और 1954 में प्रोफेसर रामन भारत रत्न बने।